अच्छा जी, आज हमारी फॉर्म की जो है सेकंड लास्ट क्लास है, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में जो है वो हमने जो फॉर्म बनाए हैं उसको डिप्लॉय किस तरह करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। डिप्लॉय मतलब ये है कि इसके लिए एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल होता है। कौन सा सर्वर इंस्टॉल होता है? एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल होता है, ठीक है। देख लेता हूँ इसमें मैंने किया था मतलब हाँ देखो होता ये है कि ये जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, अब सी ड्राइव में जिस तरह आपने पीओएस ऐप्स में ज़रा देख लेना है, पीओएस ऐप्स के अंदर फोल्डर रख दिया आपने। इस फोल्डर के अंदर आपके फॉर्म्स भी हैं और आपकी रिपोर्ट्स भी हैं। ये फोल्डर, अब ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर आपने जो बनाया है, इस फोल्डर के अंदर ये जो पीओएस का फोल्डर है, पीओएस ऐप्स का फोल्डर है, एक सर्वर और इंस्टॉल होगा, ठीक है। एक तो डेटाबेस सर्वर होगी आपके पास। जब भी Oracle 10G की बात आती है, Oracle 11G की बात आती है, कि आप लोग Oracle 10G पढ़ रहे हो, ठीक है, या इसके आगे आप अगर WebLogic भी पढ़ोगे तो आप पहले चलता था 2 टियर आर्किटेक्चर। 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता था कि जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट के पास इंस्टॉल किया जाता था, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर का लिंक, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है और उसकी जो फाइलें हैं, वो फाइल्स आप या तो हर सिस्टम पे रखते थे या फिर उसको किसी भी एक जगह पर रख दिया जाता था और उसका लिंक दे दिया जाता था कहाँ पर? यूजर के पास। लेकिन यूजर के पास मस्ट इंस्टॉल होना लाजमी था डेवलपर 6i। डेवलपर 6i इंस्टॉल होना लाजमी था। तो ये कहलाता था 2 टियर आर्किटेक्चर। 2 टियर होती थी, एक डेटाबेस की टियर और एक यूजर क्लाइंट टियर, ठीक है। अब Oracle लेके आया, Oracle ने कहा ठीक है इसको हम वेब बेस बनाएंगे। वेब बेस में क्या करेंगे कि इसका एक्सेस कहीं पर भी दुनिया में जिस तरह वेबसाइट चलती है इस तरह ये भी चले। 6i एज अ वेबसाइट के तौर पर या वेब बेस यूज नहीं होता था। हाँ, उसके लिए बाद में एप्लीकेशन सर्वर आया 9i का। तो 9i के एप्लीकेशन सर्वर में कंपैटिबिलिटी ये थी कि 6i के फॉर्म रख के आप चला सकते हैं, ठीक है। वो भी मल्टीपल जगहों पे, मुख्तलिफ लोकेशंस पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो या फिर नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो तो आप इसको चला सकते थे। किस तरह? बस आपने एक पाथ देना होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे और उस पाथ से आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाता है। अब उस सॉफ्टवेयर रन कैसे होता है? अब बाद में आया 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट, एप्लीकेशन सर्वर और फिर डेटाबेस, डेटाबेस, क्लाइंट और बीच में एप्लीकेशन सर्वर। क्लाइंट के पास कुछ इंस्टॉल नहीं करना। क्लाइंट के पास सिर्फ और सिर्फ जावा चाहिए, जावा, JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट उस फॉर्म्स को जो एप्लीकेशन सर्वर पे आप फॉर्म रखोगे, फॉर्म कौन सा होगा? ये पीओएस ऐप्स का पूरा फोल्डर रख दोगे। कहां पर? एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। और उसमें एप्लीकेशन सर्वर का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल कर दो, ठीक है। और क्लाइंट के पास, यूजर के पास उस एप्लीकेशन सर्वर का लिंक दे दोगे। अब आपका क्लाइंट जो है वो डेटाबेस से बात नहीं करेगा बल्कि किससे बात करेगा? एप्लीकेशन सर्वर से। तो आपके पास अब डेटाबेस तो इंस्टॉल है, डेवलपर सूट भी इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब आप इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशन सर्वर। क्या इंस्टॉल करोगे? एप्लीकेशन सर्वर। बीच में ये इंटरप्ट हो जाएगी ये चीज, लेकिन ये लाजमी है ये एप्लीकेशन सर्वर का आपको टॉपिक बताना, वरना अधूरी रह जाएगी बात, ठीक है। अच्छा, फॉर्म एंड रिपोर्ट सर्विसेज। इसमें इंस्टॉल है तो देख लेंगे कहाँ गया। अब चूंकि आपका जो है वो आपका सिस्टम ही डेटाबेस भी वही है, डेवलपमेंट भी आप उसमें कर रहे हो और क्लाइंट को चलाने के लिए भी अब आप अलग सा सिस्टम तो लोगे नहीं, उसी पे आपका एप्लीकेशन सर्वर में कम से कम 4 GB रैम तो सबके पास लगी होगी ना, 2 GB भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बैकएंड पे डेटाबेस 10G रखा है, 11G रखोगे तो कम से कम आपको 8 GB से ज़्यादा
क्योंकि 4 GB तो 11G को चलने के लिए चाहिए। डेटाबेस का स्ट्रक्चर सबका सेम है, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। So Oracle FRM Home Services एप्लीकेशन सर्वर, इसको चला के देखते हैं, शायद चल जाए। पासवर्ड अगर मुझे याद हो तो। नहीं हुआ तो उसको दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें हुई होगी। अच्छा जी, अभी काम करते हैं, फॉर्म एंड रिपोर्ट सर्विसेज आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सर्विसेज कहाँ पड़ी हुई है? यार ये सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे पास अभी, फॉर्म एंड रिपोर्ट सर्विसेज की।
हम एक काम करते हैं, हम अपने फॉर्म्स जो है ना आज की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारे फॉर्म्स है नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, मैं सॉफ्टवेयर भी आपको दे दूंगा और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके भी दिखा दूंगा, और जितने फॉर्म्स बने में वो फॉर्म्स लगा के और शॉर्टकट लगाना है और शॉर्टकट बनाना है। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, आज परचेज का फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं जो परचेज का फॉर्म हमने बनाया था, और उसके साथ साथ सेल का फॉर्म भी इसका रेप्लिका बना लेंगे। ये फॉर्म्स एक में फॉर्म्स में फॉर्म जो परचेज का फॉर्म है उसमें क्या हो रही है, परचेज की बुकिंग हो रही है, परचेज बुक हो रहा है, और एक में क्या होगा, सेल होगी। ठीक है, अच्छा जी, हम यहाँ आते हैं। एप्लीकेशन सर्वर का सॉफ्टवेयर भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, इसमें करते हैं पीओएस। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं, सेट लाइन्स 100, सेट पेजेस 50। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है वो कुछ फॉर्म्स के जरिए कुछ डेटा एंटर किया था, याद होगा आपको। कौन सा डेटा था, पीओएस परचेज मास्टर में सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पीओएस परचेज मास्टर। देखिए इसमें डेटा मौजूद है, डेटा आ गया ना हमारे पास। क्या मास्टर में डेटा एंटर हुआ है, क्या डिटेल में डेटा एंटर हुआ है? डिटेल में भी हमने कुछ डेटा डाला था, मास्टर डिटेल का फॉर्म एक ही था ना, तो जब मास्टर में एंट्री की थी तो डिटेल में भी एंट्री हुई थी, जिसमें हमने सीक्वेंस नंबर जनरेट किया था 001/16, 002/16 और 003/16। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पीओएस परचेज डिटेल। ये परचेज की डिटेल आ गई। इसका मतलब है कि मास्टर में भी डेटा आ गया और परचेज में भी डेटा आ गया। सेटअप के जो फॉर्म्स हमने सारे एंटर कर दिए थे, सेटअप में क्या प्रोडक्ट एंटर कर दिया था, लैपटॉप और क्या माउस पैड। सप्लायर हमने एंटर कर दिया, यूओएम एक एंटर कर दिया था पीसेस के नाम से। ठीक है, कुछ के फॉर्म्स बने हैं, कुछ के फॉर्म्स नहीं बने, वो फॉर्म्स हम बना लेंगे। मेन जो फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं ट्रांजैक्शन के। ट्रांजैक्शन क्या है, जिसमें जो डेली रूटीन का काम होता है, जिस तरह परचेज किया, सेल किया, ये डेली बेसिस पे काम होता है। लेकिन सप्लायर खोलना, सप्लायर एक मरतबा कोड खुलता है। लैपटॉप का कोड अगर 001 या 002 खुल गया है, वो नेक्स्ट टाइम उसको चेंज नहीं कर सकते आप। लैपटॉप वो अब जब तक सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप जब भी परचेज होगा उसका कोड क्या होगा, या तो 001 होगा या 002 होगा, जो आपने फिक्स किया हुआ। ठीक है, पीसेस की बात आ रही है, तो पीसेस को अगर आपने 00001 दे दिया, तो अगर आप डजन बाद में अगर डजन पे काम करते हो तो उसको 00002 दे दिया, तो जब भी पीसेस की बात होगी तो वो 1 की ही बात होगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, मास्टर और डिटेल फॉर्म में जब एंट्री हमने की, आपको याद आया, एक एंट्री और कर लेते हैं। अभी इसमें देखो कितनी एंट्रियां हुई हैं, 003 तक, और डिटेल में उसकी एंट्री हुई है 3 तक। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम फॉर्म को खोलते हैं, स्टार्ट और C4J और फॉर्म्स को खोल लेते हैं, फॉर्म बिल्डर चलाते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं हम। सी ड्राइव में पीओएस एप्स के नाम से हमारा वो फोल्डर है जिसमें हमने सॉफ्टवेयर रखा हुआ। सी ड्राइव में पीओएस एप्स के नाम से फोल्डर है, इसमें हमारा फॉर्म है। फॉर्म कौन सा, परचेज का। परचेज वाला फॉर्म का है भाई, ये रहा पीओएस परचेज। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं हम, Ctrl+J, और इसको कनेक्ट करते हैं किससे, पीओएस, और इसका एसआईडी डाल देंगे। ठीक है, इसको अब रन करते हैं। OC4J तो वैसे भी चल रहा है, रन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 3 एंट्री हो चुकी है, एक चौथी एंट्री कर देंगे। सीक्वेंस नंबर लास्ट क्लास में जनरेट करके बताया था मैंने आपको, इसको घर पे जाके देखा आप लोगों ने कि सीक्वेंस नंबर किस तरह जनरेट किया हुआ मैंने। अच्छा जी, इस पे आते हैं। अब हम एक और क्रिएट, ठीक है, एंटर, Ctrl+L, सप्लायर अल्टीमेट सिस्टम,
नरेशन को डालना चाहो तो डाल सकते हैं। आइटम कोड कंट्रोल एल, मैंने कहा माउस पैड मंगाए पीसेस में, कंट्रोल एल से उठा रहा हूँ, ठीक है। 1000 पीस उठा लिए 15 रुपए के हिसाब से माउस पैड, ठीक है। कंट्रोल एल, लैपटॉप उठाया मैंने पीसेस, ठीक है, 100 क्वांटिटी, और 100 क्वांटिटी के साथ साथ हमने इसके प्राइस डाल दिए 45,000 रुपए 10 क्वांटिटी, ठीक है। 10 लैपटॉप उठाए 45,000 रुपए से, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब जब हम सेव करेंगे देखें इसका समरी कॉलम नीचे आ रहा है, ये आपको लगाना सिखाया था मैंने, ठीक। इसका समरी कॉलम आ रहा है नीचे, ये आपको लगाने सिखाया था, याद होगा आपको। अच्छा, इस पे अब सेव का बटन दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, अलर्ट जनरेट होगा। अलर्ट लास्ट टाइम सिखाया था मैंने, अलर्ट जनरेट होगा और अलर्ट आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। यहाँ पर 2-3 लेवल की गुंजाइश होती है, ठीक है। ओके, हमने 2 लेवल लिए हुए, अलर्ट बटन 1, अलर्ट बटन 2। मैंने कहा था अलर्ट बटन 1 पे अगर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाए, कमिट फॉर्म हो जाए, और अलर्ट बटन 2 पे क्लिक हो तो कुछ भी ना हो, नल हो जाए। तो मैंने अलर्ट बटन 1 पे क्लिक किया मैंने, तो ये क्या कह रहा है, अब कौन सा ट्रिगर फायर हुआ, अब प्री इंसर्ट का ट्रिगर फायर हुआ, सेव होते हुए कमिट फॉर्म प्री इंसर्ट, इंसर्ट हो रहा है डेटा। डेटा कहाँ जा रहा है, इंसर्ट की कमांड चल रही है टेबल के अंदर, इंसर्ट की कमांड चल रही है टेबल के अंदर। तो प्री इंसर्ट होने से पहले उसने नंबर 1 जनरेट किया, अब डेटाबेस में सेव कर देगा वो, ठीक है। और कहा परचेज नंबर, अब सेव होने के फौरन बाद उसने मैसेज दिया। ये कौन सा ट्रिगर चला है, पोस्ट इंसर्ट का। पहले प्री इंसर्ट में सीक्वेंस नंबर जनरेट किया, पोस्ट इंसर्ट में मैसेज दिया। तो मैसेज क्या दिया, परचेज नंबर 0004 हैज बीन एंटर्ड। ओके किया, जैसे ही अब ओके करूंगा तो सेव के बटन के पीछे क्या लिखा था, कमिट फॉर्म, क्लियर ब्लॉक, क्लियर फॉर्म, देन गो टू दिस आइटम, ठीक है। ये ओके, कोई गड़बड़। अच्छा, अब मैं चलाता हूं इसको दोबारा। अब मेरे पास कितने रिकॉर्ड थे, 3 रिकॉर्ड। चूंकि मैंने अब आपको दिखाया कि मास्टर में भी एंट्री हुई है, डिटेल में भी एंट्री हुई है। अब मैं आता हूं यहाँ पर, अब मैं दोबारा चलाता हूं सेलेक्ट, कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 3 रिकॉर्ड। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम POS परचेज मास्टर, जी भाई कितने रिकॉर्ड आ गए, 4, ठीक है। और नीचे 4 चौथे जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल में 2 एंट्रियां की थी ना मैंने, एक लैपटॉप की और एक दूसरी माउस पैड की। तो वो 2 एंट्रियां, 4 नंबर में 2 एंट्रियां आ रही होंगी डिटेल में, मास्टर में नहीं, डिटेल में। अब मैं डिटेल में क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम POS परचेज डिटेल, जी भाई 4 नंबर की 2 एंट्री आ रही है, 4 नंबर की 2 एंट्री आ रही है। इसमें आइटम कोड आ रहा है, कोड सेव होता है, UM का भी कोड सेव हुआ है पीसेस का, ठीक है। क्वांटिटी 1000 माउस थे 15 रुपए से, अमाउंट बना दिया उसने। 10 क्वांटिटी थी किसकी, लैपटॉप की, और वो 45,000 से, तो वो पैसे बना दिए उसने। अब जब चूंकि हमारे पास डेटा आ गया है तो हमेशा याद रखिएगा मास्टर डिटेल फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, मास्टर डिटेल फॉर्म में जब भी आप एंट्री कर लो फॉर्म के हो जाए, सबसे पहले इन दोनों का मास्टर डिटेल ज्वाइनिंग लगा के एक व्यू बना, क्या बना लो, व्यू बना लो, ज्वाइनिंग लगा के एक व्यू बना लो। अब ज्वाइनिंग कैसे लगेगी इसमें, सबसे पहले तो मास्टर और डिटेल की ज्वाइनिंग लगेगी। मास्टर में और डिटेल में कोई प्राइमरी की कोई फॉरेन की होगा जिसके बिना पर दोनों की रिलेशन लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम मास्टर में देखेंगे क्या कोई कोड सेव हो रहा है जो कहीं से फॉरेन की बन रहा है। मास्टर में जी बिल्कुल, मास्टर में सप्लायर कोड सेव हो रहा है, वो POS सप्लायर से उठ के आ रहा है। डिटेल में आइटम सेव हो रहा है, POS आइटम से उठ के आ रहा है। डिटेल में UM का कोड सेव हो रहा है, वो कहां से उठ के आ रहा है, POS UM से उठ के आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम दोनों की ज्वाइनिंग कराएंगे, किसकी, मास्टर और डिटेल की। देखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम POS परचेज मास्टर, इसको मैंने M कर दिया, ठीक है, एलियस दे दिया, एलियस तो दिया हुआ ना मैं। और दूसरा POS परचेज डिटेल कर दिया, इसको मैंने D कर दिया। ज्वाइनिंग लग गई। वेयर क्लॉज दूंगा, अगर वेयर क्लॉज नहीं दिया तो क्या रिजल्ट आएगा, पार्टीशन प्रोडक्ट आएगा, ठीक है।
मैंने कहा नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। अच्छा मैंने कहा वेयर, दोनों में कौन सी ऐसी फील्ड है जो कॉमन है? परचेज नंबर। परचेज नंबर मास्टर में है, प्राइमरी की है, और डिटेल में आके फॉर्म की बन गया। तो मैंने कहा m डॉट परचेज नंबर इज इक्वल टू d डॉट परचेज नंबर। जी भाई रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। अच्छा अगर मैं इसको ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सेलेक्ट, ठीक है सेलेक्ट। अब मैं ऊपर से चीजें उठा रहा हूं, कैसे? मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए। मैं किसी भी एक रिकॉर्ड को ले लेता हूं और उसी को बेस बना देता हूं। जब व्यू बनाऊंगा तो वो हटा दूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कहां गई मेरी क्वेरी, ठीक है। और मैं ये कहूंगा एंड दोनों बराबर है, लेकिन मुझे डेटा कौन सा चाहिए? जो लास्ट में एंटर किया है। लास्ट कौन सा एंटर किया है? 004/16। अच्छा मास्टर के परचेज नंबर पे दूं या डिटेल के परचेज नंबर पे दूं? किसी में भी दे सकते हैं ना यार, ये मास्टर डिटेल तो बराबर है, जो डेटा उसमें गया वो डेटा नीचे भी गया, तो मास्टर वाले को ले लेते हैं। हमने कहा m डॉट परचेज नंबर इज इक्वल टू 004/16, ठीक है। अब इसमें देखें परचेज नंबर, परचेज डेट, सप्लायर कोड, नरेशन। अब मुझे नरेशन नहीं चाहिए क्योंकि नरेशन इतना बड़ा आ रहा है, नरेशन चाहिए नहीं। अब मैं कहूंगा ईडी करके मैं उठा लेता हूं m डॉट परचेज नंबर, ठीक है, m डॉट परचेज डेट, m डॉट सप्लायर कोड, ठीक है। ये चार चीजें तो ऊपर से आ गई जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या क्या? m डॉट परचेज नंबर, m डॉट परचेज डेट और m डॉट सप्लायर कोड। डिटेल से क्या क्या चीजें चाहिए? मैंने कहा d डॉट आइटम कोड, फिर d डॉट UOM कोड, फिर d डॉट क्वांटिटी, फिर d डॉट क्या था? क्वांटिटी के बाद प्राइस है, रेट है, फील्ड कौन सी है भाई? प्राइस, d डॉट अमाउंट, ठीक है। रिजल्ट आ गया, वही रिजल्ट आ गया मर्जो के। मास्टर में ये चीजें 1 टाइम फीड हुई थी और डिटेल में 2 चीजें फीड हुई थी, एक 1000 क्वांटिटी थी और एक 10 क्वांटिटी थी। लैपटॉप 10 था और ये माउस पैड था। अब मैंने ये तो ले आया, अब मुझे इसके सामने सप्लायर चाहिए, सप्लायर के सामने सप्लायर चाहिए, और आइटम के सामने आइटम, UOM के सामने UOM। अब क्या करूंगा मैं? 2 चीजें तो ज्वाइन हो गई। अब सप्लायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे सप्लायर के टेबल को इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 टेबल तो आ गए, 2 चीजें आ गई। अब सप्लायर के टेबल को इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा यहां से यहां तक तो वही रखूंगा, ठीक है। फिर मैंने कहा फ्रॉम POS परचेज मास्टर का M, POS परचेज डिटेल का D, और फिर हम इसको इंस्टॉल करते हैं टोड का। टोड का सॉफ्टवेयर तो मेरे ख्याल सबको दे दिया था, मैंने इंस्टॉल किया था किसी ने? टोड चलता है टोड। जब प्रोफेशनल वे में सॉफ्टवेयर बनाने बैठते हैं ना, सीखने की हद तक तो SQL सही है, लेकिन जब प्रोफेशनल वे में जब बनाने बैठते हैं कोई सॉफ्टवेयर तो आपको टोड लाजमी चाहिए। टोड के बगैर वो उसमें घूमते ही रहोगे। POS और लिंक्स, अब देखो हम दोबारा क्वेरी यहाँ पर बना के देते हैं, ठीक है। मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम POS परचेज
मास्टर, इसको एम के दिया, पीओएस परचेज डिटेल, इसको क्या कह दिया, डी कह दिया, वेयर एम डॉट परचेज नंबर इज इक्वल टू डी डॉट परचेज नंबर। रिजल्ट आया, 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम किसी एक रिकॉर्ड को ले लेते हैं ताकि हमें डेटा सही मिल सके। हमने कहा एंड एम डॉट परचेज नंबर इज इक्वल टू 004/16। ये 2 रिकॉर्ड जो लास्ट एंटर किए, मास्टर का मास्टर में गया था, डिटेल का डिटेल में गया, लेकिन हमने अपने लिए इसको मर्ज कर दिया, ज्वाइन लगा दिया। अब परचेज नंबर आ रहा है, परचेज डेट आ रहा है, सप्लायर कोड तो सेव हो रहा है, लेकिन कोड का नाम तो होगा ना। याद है ये आपको कि जब ये मैंने परचेज का मास्टर का जो डेटा ब्लॉक है, जब उसको बना रहा था तो मैंने इसमें व्हेन वैलिडेट लगाया था। यहाँ पर व्हेन वैलिडेट लगा के सप्लायर से सप्लायर उठा के यहाँ पर फिकवाया था व्हेन वैलिडेट के अंदर, और एक एलओवी भी लगाई थी। कोड तो सेव हो गया लेकिन नाम तो डिस्प्ले के लिए आया था, याद है, पीओएस सप्लायर। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा ठीक है, कॉमा लगा के पीओएस सप्लायर, और इसको मैंने कह दिया एस फॉर सप्लायर। ठीक है, और मैंने ये कहा कि भाई एस के अंदर कौन सा, इसके अंदर कौन सा आइटम है जो सप्लायर का कोड सेव कर रहा है मास्टर में, एम डॉट सिप कोड, यही है ना, एम डॉट सिप कोड। ये किसके बराबर होगा, सप्लायर के अंदर जो कोड होगा, सप्लायर का कोड कौन सा है, सिप कोड। तो मैंने कहा एम डॉट सिप कोड, यानी कि मास्टर के अंदर जो सिप कोड है वो सप्लायर के अंदर जो सिप कोड है ना उसके बराबर है। सप्लायर का जो सिप कोड है वो सप्लायर के टेबल में प्राइमरी की है, और यहाँ पर आके क्या हो गया, वो फॉरेन की हो गया। मैंने कहा एस डॉट सिप कोड। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं चीजें उठाऊंगा, एम डॉट परचेज नंबर, एम डॉट परचेज डेट, फिर एम डॉट सिप कोड। ठीक है, डिटेल से क्या उठाना था, डी डॉट आइटम कोड, डी डॉट यूएम कोड, डी डॉट क्वांटिटी, डी डॉट प्राइस और डी डॉट अमाउंट, यही था। ठीक है, अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाऊं तो क्या होगा, 4 रिकॉर्ड कर दिए उसने। वजह ये कि सप्लायर तो वहां पर 2 खुले हुए और यहाँ पर एक ही सप्लायर से काम हुआ, तो क्या किया उसने, वहां के दोनों सप्लायर को इसके 2 रिकॉर्ड से जुड़ा दिया, तो 2 दूनी 4, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। लेकिन हमें जब तीसरा टेबल भी आप ज्वाइन करोगे तो तीसरे टेबल को भी किसी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तीसरा टेबल भी कहीं प्राइमरी की कहीं फॉरेन की का रिलेशन लाजमी होगा। ठीक है भाई, तो हमने कहा नहीं, कंडीशन है कि मास्टर में जो सप्लायर कोड है वो सप्लायर के सप्लायर कोड के बराबर है। ठीक है, वो तो बराबर कर दिया, लेकिन अब सप्लायर का कोड तो मास्टर से उठ गया, नाम कहां से उठेगा, सप्लायर के टेबल से। तो सप्लायर के टेबल में कोई नाम वाली फील्ड है जिससे नाम, हाँ, सिप नेम। तो हम क्या करेंगे, सप्लायर एम डॉट सप्लायर नेम, यानी कि मास्टर का पीओएस परचेज मास्टर के अंदर जो सप्लायर कोड है, इसके बाद हम लिख देंगे एस डॉट सिप नेम। इससे क्या होगा, अल्टीमेट सिस्टम उठ के आ गया। ठीक है भाई, क्या उठ के आ गया वहां से, अल्टीमेट सिस्टम उठ के आ गया नाम। ठीक है, अच्छा जी, अब बारी आती है सिप कोड के आगे सप्लायर का नाम लिख दिया, आइटम के आगे क्या लिखना लगाना पड़ेगा, आइटम का नाम। अब आइटम कहाँ है, आइटम में, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 2 3 लगा दिया, इसके साथ कॉमा लगा के पीओएस आइटम, इसको हम आई के देते हैं। अब आई के, अब इस आइटम का लिंक किससे, मास्टर से, डिटेल से। डिटेल में ना भाई, मास्टर में तो सप्लायर डेट और नंबर सेव हो रहा है, डिटेल में सेव हो रही है ना आइटम यूएम। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एंड डी डॉट आइटम कोड, डी क्या है, परचेज डिटेल, डी डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई डॉट आइटम कोड के। अगर ये कंडीशन ना लगाऊं तो जितने आइटम होंगे वो रिकॉर्ड उससे मल्टीप्लाई होगा, इतने ही रिकॉर्ड कर देगा। हमें तो वो नहीं चाहिए था, हमें तो एग्जैक्ट जो कोड यहाँ डला हुआ है उसी का आइटम चाहिए ना।
तो ये तो डी डॉट आइटम कोड है, तो मैं क्या करूंगा, आई डॉट आइटम नेम। आ गया माउस पैड और लैपटॉप आ गया, आ रही है बात समझ? अब क्या रह गया, यूएम का कोड। यूएम का कोड, तो यूएम कहां सेव है, पीओएस यूएम में। क्या करें, कॉमा पीओएस यूएम, इसको क्या दिया, यू। अब पीओएस यूएम, तो यूएम का कौन सा कोड है, जो मास्टर में डिटेल में यूएम को, तो मैंने कहा डी डॉट यूएम कोड इज इक्वल टू यू डॉट यूएम कोड, ठीक है। और यूएम कोड का है ये रहा, इसके आगे क्या लगा देंगे, यू डॉट यूएम नेम। टेबल के स्ट्रक्चर तो आपने बनाया ना, कॉलम तो आपको याद होंगे, कौन सी चीज कहां से उठानी वो किया है मैंने, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी एंट्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो परचेज नंबर जो हार्ड कोड किया हुआ है इसको हटा देंगे। हम कहेंगे जितने रिकॉर्ड है ना सब दिखा दो, सब दिखा दिए। जब सब दिखाए तो उसने क्या किया, सबके आगे जो सप्लायर कोड है उसी का नाम ले लिया और जो आइटम कोड डाला हुआ है उसका नाम ले गया, ठीक है भाई, समझ आई। अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, इसको सेव कर दोगे एक व्यू के अंदर। इसमें व्यू में हम कहेंगे क्रिएट व्यू, ठीक है, क्रिएट व्यू। अच्छा हम क्या करेंगे, हमें काम करते हैं इसको, हम शुरू में एक लिटरल लगाते हैं। लिटरल आपको बताया था, एक नया कॉलम अपने हिसाब से ऐड करना। इस तरह मैं ये एम डॉट परचेज नंबर है ना, इसके शुरू में मैं पाकिस्तान लिख दूं, तो क्या होगा, पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा हर लाइन के साथ, पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया, ठीक। मैंने कहा यार ये ट्रांजैक्शन है ना, इसको मैं कह देता हूं, इसकी एक वो लगाता हूं टी टाइप, क्या लगा देता हूं, टी टाइप। और इसको मैं कह दूंगा ये क्या है, ये परचेज है ना, PUR। इससे पता चलता है ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी ये किस में जाएगी, परचेज के अंदर। किस में जाएंगी, ये परचेज के अंदर। और मैंने शुरू में इसको लगा दिया क्रिएट व्यू POS ट्रांजैक्शन, इसमें क्रिएट व्यू POS ट्रांजैक्शन एज, इसका एक व्यू बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम POS ट्रांजैक्शन लगाना है। क्या लगाना है, कंट्रोल दबा के एंटर करोगे तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए भाई ये आ गई आपके बस। और ऑर्डर बाय लगाते हैं, अगर हम ऑर्डर बाय टू परचेज नंबर पे, तो भाई ये पहला आ गया, चौथा। अब देखो इसमें सारे अल्टीमेट वाले हैं ना, अभी एक एंटर करते हैं अल्टीमेट के अलावा, मतलब आप कौन सा रिकॉर्ड एंटर करेंगे, 5वां रिकॉर्ड। चलें भाई फॉर्म पे आते हैं। मैंने कहा ठीक है ये 5वां रिकॉर्ड है ना, यहाँ एंटर किया, कंट्रोल L, ये BRF टेक्नोलॉजीज उठा लेते हैं, ठीक है। देखते हैं रिजल्ट आता है नहीं आता, कंट्रोल L। और इसमें एक माउस ले लेते हैं, मैंने माउस के दिए 50 माउस 20 रुपए से। और मैंने कहा कि लैपटॉप मैंने उठाया 2 लैपटॉप 50,000 रुपए से, ठीक है। और इसको सेव कर दिया, सेव किया, ओके किया, तो ये क्या कह रहा है, 005 नाम का एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। अभी तक डेटाबेस में कितने डॉक्यूमेंट थे, 4। मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या कर देगा, ये नीचे जाओ, 5वां आ गया। किससे उठाया था, BRF टेक्नोलॉजी से। क्या क्या उठाया था, माउस पैड 50 पीस, लैपटॉप 2 पीस, 50,000 से 20 रुपए। अब क्या होगा, व्यू बना दिया। आप डेटा जैसे जैसे एंटर करते जाओगे डेटा इसके अंदर आता जाएगा। अब आपको पूरी क्यूरी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। अगर कोई आपको रिपोर्ट बनानी है, कहीं पे LOB लगानी है, कहीं पे कुछ करना है, तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं है क्या करने की, क्यूरी को बार बार टाइप करने की। क्यूरी एक मरतबा आपने व्यू के अंदर बना ली। आई बात समझ में भाई, ठीक है। अब आप
परचेज का फॉर्म तो बन गया आपका, ठीक है ना, परचेज का फॉर्म तो बन गया आपका। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसका कौन सा फॉर्म बनाएंगे, सेल का फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। इसको बंद करते हैं, एक मतलब दोबारा एक फॉर्म बना के मैं आपको बता देता हूँ, ताकि सेल का फॉर्म, ताकि आपको भी वो हो जाए कि आइडिया हो जाए कि किस तरह हमने लास्ट फॉर्म बनाया, ठीक है। अच्छा जी, क्या करूँगा, डेटा ब्लॉक विजार्ड, ओके ओके ओके। अब मैं सेल का फॉर्म बना रहा हूँ, तो सेल के लिए क्या करूँगा, परचेज नहीं, सेल मास्टर, सारे डेटा, डिस्प्ले आइटम सारे, सेल नंबर, सेल डेट, कस्टमर कोड, नरेशन सब आनी चाहिए। सेल नंबर, सेल डेट, मैंने कहा इसको 50 50 50 50, इसको 100 कर दूंगा, इसको 14 है ना, बड़ा कर दूंगा, 28 कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म लाइक बना रहा क्योंकि मास्टर फॉर्म लाइक बनता है। नेक्स्ट, अच्छा अब मास्टर में ठीक है, वो फिनिश, कंट्रोल एस कर दूंगा, देखिए सेव हो जाए। सेव किस नाम से, POS सेल, POS सेल के नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसको अब क्या करते हैं, ये बाद में कर लेंगे। इस पे क्लिक करते हैं, मास्टर बना लिया, तो मास्टर पे क्लिक करेंगे, मास्टर पे क्लिक करके डिटेल पे जाएंगे। याद रखिएगा, कहीं और क्लिक करके आप बनाओगे तो रिलेशन नहीं बनेगा फिर बाद में। मास्टर पे क्लिक करके यहाँ प्लस का साइन, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए मास्टर के साथ सेल की डिटेल, सारे जो है वो कॉलम चाहिए आपको, यस। अभी डिस्प्ले के लिए ना, डेटा ब्लॉक बनाने के लिए, डेटा ब्लॉक में जो प्राइमरी की और फॉरेन की होगी वो लिखना पड़ेगा आपको, जैसे नहीं यहाँ से आप स्किप कर लो, अब बोलो नहीं यार मैंने तो वहाँ पर सब सेल नंबर उठा लिया मास्टर में, नहीं, डेटा ब्लॉक बन रहा है, डेटा ब्लॉक में कंडीशन लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट रिलेशन, जब क्रिएट रिलेशन पे आया तो चूंकि सेल नंबर प्राइमरी की फॉरेन की बनाई हुई थी तो वो खुद ब खुद उसमें बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा अब कह रहा है कि डिस्प्ले कौन सा चाहिए, मैंने कहा सेल नंबर ऊपर मैंने डिस्प्ले करवा दिया, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आइटम कोड, UM कोड, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, ये सब चीजें चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर 50, अब कॉलम 50 50, ये इसको 50 50, क्वांटिटी को मैं ले लेता हूँ 75 75 75, ठीक है। अब ऊपर वाला तो मास्टर बना एक वक्त में एक रिकॉर्ड, लेकिन नीचे वाला टेबलर बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड यूं आएंगे डिटेल वाले को। नेक्स्ट, मेरे कितने रिकॉर्ड चाहिए, मैंने कहा 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा दो एक वक्त में, लेकिन स्क्रॉल बार हो, 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो तो हम इसको स्क्रॉल करके देख सके। रिकॉर्ड में बीच में गैप चाहिए, मैंने कहा ठीक है। डिस्प्ले स्क्रॉल बार चाहिए, यस, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, कंट्रोल एस तो कर रहे हैं वैसे भी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको और इसको पकड़ के इसको क्या करेंगे, मैनुअल कर देंगे, ठीक है भाई। अब हम आते हैं कैनवस पे, कैनवस का नाम चेंज करना है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। F4 करें, इसको क्या था 459, 745 और 459, ठीक है। जो कलर आपने उसका रखा था वही कलर आप यहाँ पर रखें, क्या था ये था नहीं, तो ज्यादा ये कलर था ना, ठीक है। जो फील्ड है उनको वाइट कर दें, बाद में फिर जिसको डिस्प्ले बनाना हो डिस्प्ले बना देंगे। इसको मैनुअल कर दिया हमने, करते हैं, ठीक है। इसको उठा लें, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, इसको हम क्या रख देंगे, इनवॉइस। सेल कर रहे हो ना, सेल करते तो क्या करते हैं, इनवॉइस बुक होती है, इनवॉइस बुक, बोल्ड
इसको हमने कह दिया 50, इसको 20 गोल्ड, इसको हमने कह दिया, कलर कर दो थोड़ा सा डार्क, ठीक है। अच्छा, सेल का जो सेल नंबर होता है ना वो बेसिकली इनवाइस नंबर होता है। सेल जो कर रहे हो, इनवाइस जनरेट कर रहे हो, तो इस सेल नंबर की जगह इसको क्या कर देते हैं, इनवाइस नंबर। इससे आपने एक और चीज ये भी सीखी कि ठीक है आप फ्रंट एंड पे तो यूजर को नहीं पता ना इनवाइस नंबर है, लेकिन बैक एंड पे क्या है, फील्ड का नाम कुछ और है लेकिन हेडिंग कुछ और दे दो, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, ये हाइट इनकी सबकी है ना 14 से 15 कर दो। इसको 30 कर देना, थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये इसको थोड़ा यहाँ कर दो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो ताकि नजर आए, ठीक है भाई। इसको 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 ये कर लो, ठीक है। इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट। कस्ट कोड यूजर को जो नहीं पता चलेगा कस्ट कोड क्या है, क्या लिख देंगे, कस्टमर, ठीक है भाई, समझ आई आपको। अच्छा जी, नीचे आते हैं। नीचे अब आपको क्या चाहिए, अच्छा कस्टमर के साथ कस्टमर का नाम आना चाहिए, जिस तरह सप्लायर का लिखा था वैसे हम यहाँ पर भी रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कस्ट कोड है तो यहाँ कस्ट नेम लिख देंगे, लेकिन टेबल वाला नहीं है ये, इसका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कस्ट कोड की हमने क्या रखी है, BSC POS क्या है, कस्टमर, कस्ट नेम क्या है 100 डेटाबेस आइटम है नहीं, डिस्प्ले आइटम है ये। देखो ये छोटी छोटी चीजें मैं कर रहा हूँ, ये बहुत काम की चीजें आपकी। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको डिस्प्ले आइटम बना दिया मैंने, डिस्प्ले आइटम बना दिया। इसको कलर कर देते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब बाकी रह गई नीचे डिटेल में, तो डिटेल में इसको बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आइटम हटाते हैं, आइटम के साथ मुझे क्या लगाना है, आइटम का नाम, तो आइटम के नाम के लिए डिस्प्ले आइटम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को Ctrl+D करके Ctrl+X करके, रिपीटिंग फ्रेम में इस तरह नहीं करता था, एक से Ctrl+X करके इस पे क्लिक करके Ctrl+V करूँगा ताकि ये इस डेटा ब्लॉक सेट के इस पे आ जाए। अच्छा, ये तो आ तो गया, लेकिन इस पे जब F4 करोगे ना तो इस पे ये कहेगा कि भाई डिस्टेंस कितना रखा हुआ है रिकॉर्ड के दरमियान। मैंने अगर 28 0 कर दो, ठीक है। अच्छा, ये 15 था, इसको 15 कर दिया था, तो इनको 15 नहीं किया मैंने, इनको भी 15 कर दो, इन सबकी हाइट ये रही उल्टे हाथ पे होती है 15। और इसके दरमियान 1 का स्पेस भी होगा, 28 का स्पेस आ रहा था ना, आप डिस्टेंस बिटवीन को 1 कर दो, ठीक है। अब ये तो कस्ट कोड, कस्ट नेम रख दिया था, तो आइटम कोड के साथ क्या रख दोगे, आइटम नेम। बाकी चीजें तो आपने वैसे ही हटाई हुई है इसकी, बाकी चीजें तो वैसे ही हटी हुई ना, डेटाबेस आइटम नहीं है। UM यहाँ से लगा दो, Ctrl+D, ये तो इसी डेटा ब्लॉक में है, तो Ctrl+X करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर से नीचे ला रहे होते तो फिर Ctrl+D Ctrl+X फिर इस पे क्लिक करके Ctrl+V करते।
ठीक है भाई। अच्छा ये राइट अलाइन होती है तीनों क्वांटिटी रेट, क्लिक 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 F4, जस्टिफिकेशन को क्या कर दो, राइट अलाइन कर दो। इसको यहाँ ले आओ, बड़ा कर दो। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी कहानी। अब इसको क्या करेंगे, अब चूंकि आपके जहन में होनी चाहिए मुझे और क्या क्या करना है। जब इसको एंटर करोगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। तो ऊपर वाले डेटा ब्लॉक में जाकर नेविगेशन को क्या कर दो, चेंज डेटा ब्लॉक। ठीक है, और नीचे वाले में क्या करोगे, चेंज रिकॉर्ड। सेम रिकॉर्ड नहीं, चेंज रिकॉर्ड। ये दो हो गए, अब नेविगेशन भी इसकी सेट हो गई। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। ठीक है, मोबाइल बुकिंग का ऊपर वाले बटन हमें चाहिए नहीं, हम तो अपने बटन बनाए हुए। क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे और इसमें से डिफॉल्ट एंड स्मार्ट टूल बार हटा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चूंकि कस्ट कोड में डालूंगा वेयर में, तो क्या आना चाहिए सामने, कस्ट नेम में जाना चाहिए। तो ये उठेगा कहाँ से, यहाँ पर मैन वैलिडेट में क्यूरी लगा दूंगा मैं। ठीक है, बिगिन और एंड के बीच में मैं क्या कहूँगा, सेलेक्ट कस्ट नेम, सेलेक्ट कस्ट नेम। सेलेक्ट कहाँ से कस्ट नेम उठाओ, फ्रॉम POS कस्टमर से। वेयर, कौन सा नेम उठाओ, वेयर कस्ट कोड, कौन सा कस्ट हो जो यहाँ पर डाला जाए, किस फील्ड में, इस फील्ड में। जब फील्ड का रेफरेंस देते हो तो फिर कॉलन कस्ट कोड। क्लियर है। अच्छा, सेलेक्ट के बाद इनटू लाजमी लगाना पड़ता है, किसमें, PLSQL में। तो इनटू, जाहिर बात है कस्ट नेम जो उठेगा वो कहाँ मूव करवाना है, इसके अंदर। किसमें, ये क्या है, फील्ड है ना, ये तो है, ये कॉलम का नाम है, टेबल के कॉलम का। इनटू करना है इसके अंदर, तो कस्ट नेम ये वाला जो है, इसके लिए कस्ट नेम लिखोगे, लेकिन शुरू में कॉलम भी लगाओगे। ओके भाई, अब ये तो हो गई। गलत डेटा डाल दिया तो जो वहां से डेटा उठेगी 0001 ना उठे, तो क्या करें उसके लिए, एक्सेप्शन व्हेन नो डेटा फाउंड, देन क्या है, मैसेज आ जाए। क्या मैसेज आए, क्या लिखा था, नो डेटा फाउंड नहीं, पहले में क्या क्या लिखा था हमने, अब नो डेटा फाउंड कर देते हैं। ठीक है, मैसेज हमने दे दिया नो डेटा फाउंड। क्या वो मैसेज दे के आगे बढ़ जाए, नहीं, करके क्या हो, फॉर्म ट्रिगर फेलियर रेज हो जाए। तुमने कहा रेज फॉर्म ट्रिगर, हमने गलत डेटा के लिए मैसेज नहीं करना बल्कि उसको रोकना भी है। तुमने कहा रेज फॉर्म ट्रिगर फेलियर। ठीक है भाई, ओके, समझ आई। अब यही चीज कंट्रोल C करो, यही इस पे भी लगेगी, लेकिन यहाँ पर आइटम कोड और आइटम नेम मूव करवाओगे आइटम के टेबल से, वेयर आइटम कोड। व्हेन वैलिडेट पे आ गए, व्हेन वैलिडेट। ठीक है, अब POS कस्टमर नहीं बल्कि POS आइटम, क्या उठाओगे, आइटम नेम। किसमें फेंकोगे, आइटम नेम, ये जो सामने आइटम नेम आ रहा है, इसमें आइटम नेम में फेंकोगे। कहाँ से उठा के, POS आइटम से उठाओगे, आइटम नेम में फेंकोगे। वेयर, जहां पे आइटम कोड किसके बराबर होगा, ये वाला आइटम, इस आइटम कोड के।
ठीक है, और अगर कुछ ना मिले तो अननोन डेटा फाउंड, ये ओके हो गया। इसी को कॉपी करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ये F3 UM आइटम ट्रिगर प्लस व्हेन वैलिडेट आइटम कंट्रोल V। अब क्या करेंगे, UM उठाएंगे, UM नेम उठाएंगे, कहां से, POS UM से। किस पे फेंकेंगे, इस फील्ड में UM नेम में, जो कि UM कोड बराबर है ये फील्ड वाला UM। डन है भाई सारी चीजें। ओके, व्हेन वैलिडेट भी सब पे लग गया। अब क्या लगाना है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज लगानी है। क्या लगानी है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज लगानी है। कस्टमर पे लगेगा, आइटम पे लगेगा और UM पे लगेगा। अब लिस्ट ऑफ वैल्यूज बना लेते हैं। लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए कस्टमर पे जाते हैं, कस्टमर कितने डले हुए देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम POS, कस्टमर डले हुए नहीं, तो एक कस्टमर ऐड कर देते हैं। POS कस्टमर में एक कस्टमर ऐड कर देते हैं। हमने कहा कि DAC POS होना कहां से चाहिए, इसको फॉर्म से एंटर होना चाहिए, लेकिन हम अभी फॉर्म पे एंटर, हम चूंकि ये वाला फॉर्म बना रहे हैं तो इसमें जरूरत है हमें, तो यहाँ पर 2 कस्टमर हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं। हमने कहा इंसर्ट इनटू POS कस्टमर, इसमें लिखेंगे कस्ट कोड और कस्ट नेम, वैल्यूज हमने कहा पहला कोड। ठीक है, हमने कहा लकी टेक्सटाइल मिल, सप्लायर से खरीद के लकी टेक्सटाइल मिल में आईडी रिक्वायरमेंट आती है, हमने वहां पर, ये हमारा कस्टमर है जिसको हम सेल करते हैं। ठीक है, एक दूसरा है कस्टमर, वो भी डाल देते हैं। 2 कस्टमर डल गए ना। ठीक है, इस पे हम कर देते हैं, क्या करें इस पे, यूनुस टेक्सटाइल, फैसल बैंक। ठीक है, फैसल बैंक को हम दे रहे हैं। अच्छा 2 में से दोबारा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम POS कस्टमर, रिकॉर्ड आ गए, लकी टेक्सटाइल भी आ गया और फैसल बैंक भी आ गया, लेकिन हमें 2 रिकॉर्ड चाहिए। हमें कहेंगे सेलेक्ट, अच्छा इसको यहाँ देख लो, यहाँ समझ आ जाएगी आपको। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम POS कस्टमर, देखो ये 2 रिकॉर्ड आ गए, लकी टेक्सटाइल और फैसल बैंक। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नेम पहले ले लेते हैं। नेम इसलिए पहले ले रहे हैं क्योंकि F9 करके या कंट्रोल L करके जो लिस्ट आएगी तो उसको कोड याद नहीं होता यूजर को। यूजर क्या करेगा, लकी L जैसे प्रेस करेगा तो L वाले जितने भी होंगे लकी भी इसमें होगा, और मजीद चाहिए तो LU डाल देगा ताकि वो लकी में डायरेक्ट जा सके। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर बाय, ठीक है भाई, इसका एक LOB बना लेंगे। कहाँ बनाएंगे, LOB लगाएंगे कस्ट कोड और कस्ट नेम पे। LOB पे आते हैं, LOB पे डबल क्लिक किया, ये स्क्रीन खुल गई। नेक्स्ट, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दो, नेक्स्ट लिख दो। अच्छा भाई, विड्थ कितनी है, मैंने कहा 100 इसकी है, 45 इसकी है। कस्टमर नेम, कस्टमर कोड। अच्छा, नेम कहाँ मूव होगा, क्लिक करके रिटर्न वैल्यू क्लिक करो, यहाँ बता दो कस्ट नेम में, नाम कस्ट नेम में मूव हो जाएगा। ठीक है, और कोड कहाँ जाएगा, कस्ट कोड में। जब वो उसमें फेंकेगा कस्ट कोड में तो व्हेन वैलिडेट फायर होगा। व्हेन वैलिडेट जो पहले पीछे ट्रिगर लगा हुआ, तो जारी बात है नाम उसको सही मिलेगा
लिस्ट है। अगर मैं सप्लायर का उठा लूं, यहाँ पर लिस्ट में सप्लायर उठा लूं तो नाम तो फेंक देगा, लेकिन जब व्हेन वैलिडेट फायर करेगा वो तो क्या होगा, कस्टमर को दोबारा उठा के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हेन वैलिडेट में क्या लिखा मैंने, कस्टमर लिखा उसमें। नेक्स्ट विड्थ लगा देंगे इसकी 350, हाइट लगा देंगे इसकी 250 और यहाँ लिख दूंगा कस्टमर लिस्ट। ठीक है, असाइन कर दो। LOV बनाई तो इसके साथ साथ रिकॉर्ड ग्रुप खुद बन गया। मैंने कहा रिकॉर्ड ग्रुप का नाम लिख देते हैं, ठीक है। नाम अब लिस्ट कस्टमर पे लग गई है क्योंकि हमने पहला फॉर्म बना चुके हैं ना, अब इसलिए मैं आगे आगे जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बारी है, किस पे LOV लगाए, आइटम पे, फिर UM पे। अब आइटम पे लगाते हैं। ठीक है, अब आइटम उठ के आ गए। फिर LOV पे आया, न्यू LOV। ये LOV किस चीज के लिए, आइटम के लिए। आइटम नेम, आइटम कोड 145। आइटम का है नीचे, तो आइटम नेम में आइटम नेम गया और कोड में कोड जाएगा। ठीक है, इसको क्या दे देंगे, ठीक है, आइटम भी हो गया। अब क्या बाकी रह गया, UM। UM तो एक ही डाला हुआ है, लेकिन लिस्ट फिर भी चाहिए। UM नेम में जाएगा, UM कोड किस में जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये डेटा ब्लॉक का आइटम बना देगा। ठीक है, अब क्या करें, चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। चलाने का फायदा, बटन तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर पे अगर एंटर करेंगे तो ये नो डेटा फाउंड। क्या करें, कंट्रोल L पे दे दिया फैसल बैंक और लकी टेक्सटाइल सेलेक्ट किया, एंटर किया तो लकी टेक्सटाइल। अब आपको फैसल बैंक का कोड पता है 0002, तो क्या करेगा, सामने चेंज कर देगा। देखो, ठीक है, सिलेक्शन सिर्फ सेलेक्ट करके देगा, चेक नहीं करेगा सही है गलत है। वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने कस्टमर की लिस्ट ही लगाई है, कस्टमर के ऊपर आइटम लगा देते तो आपकी गलती है ना। ठीक,
लकी टेक्सटाइल सेलेक्ट किया, लेकिन ये जो है जब जैसे आगे जाओगे जो इसके पीछे क्यूरी लिखी हुई है वो चेक होगी, ठीक है। नीचे कंट्रोल एल, जी भाई लैपटॉप, कंट्रोल एल पीसेस 200। अब वो कुछ हमने लगाया नहीं है, क्या मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं लगाया। यहाँ तक समझ आई आपको? अब हम एक काम करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। परचेज वाला जो फॉर्म है उसमें से डेटा ब्लॉक उठा के कॉपी कर देंगे, ये वाली, ये जो डेटा ब्लॉक है कंट्रोल सी करके कहाँ फेंक देंगे इसको, ठीक है। और परचेज का जो है वो इसको बंद कर देंगे, ठीक है। बटन जो बने हुए हैं इन सबको F4 करके कैनवस पे देखते हैं। कैनवस पे है, कैनवस परचेज वाला कैनवस इसमें नहीं है, इसमें तो कैनवस 4 डिफाइन है, ठीक है। ये बटन हमने पहले बना दिए थे, सिर्फ बटन कॉपी पेस्ट करके इसके पीछे सब कहानी लिखी हुई है, नाम कहानी। ठीक है भाई, और F3 करेंगे, यहाँ पर एक ट्रिगर अलर्ट लगा देंगे, कौन सा, ऑप्शन, ऑप्शन के नाम पे एक अलर्ट बना देंगे, ठीक है। और अलर्ट जो है वो सेव के बटन के पीछे कॉल हुआ हुआ। यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट नंबर जनरेट करवाने के लिए, सीक्वेंस नंबर हमने कल जनरेट करवाया था, आज एक दोबारा इसके लिए अलग से जनरेट करवाने का तरीका मैं बताता हूँ। भाई मुझे सीक्वेंस नंबर चाहिए जो मेरा सेल नंबर, परचेज नंबर तो 001/16 आ रहा ना, तो सेल का भी इसी तरह होना चाहिए। मुझे चाहिए क्या, 001/16, इस तरह नंबर जनरेट हो। अब इस तरह नंबर जनरेट होने के लिए नेक्स्ट नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, इस तरह से। अब अगर और से देखो तो नंबर जनरेट कहाँ हो रहा है, अपना जो ये लगी हुई है क्रॉस, जो लगा हुआ है क्रॉस के राइट साइड पे लगा हुआ है या लेफ्ट पे, लेफ्ट पे। इसका मतलब ये जो नंबर है ना ये जनरेट हो रहा है, ये तो वही है, ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, आई समझ लो, ये अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि मुझे, अगर मेरे पास क्यूरी मौजूद है, अगर मेरे पास डेटा ये पड़ा हुआ है, तो मुझे नंबर जनरेट करवाना हो नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से मुझे इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। अभी हम अज्यूम करते हैं कि एक रिकॉर्ड इसमें एंटर हुआ हुआ, अभी हम अज्यूम करते हैं इसके अंदर एक रिकॉर्ड एंटर हुआ हुआ। कौन सा रिकॉर्ड एंटर हुआ हुआ है, ये वाला, जो कि अभी हुआ नहीं है लेकिन हम बना रहे हैं। तो अब एक रिकॉर्ड एंटर हुआ हुआ है, अब मुझे क्या करना है, ये बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम उठाते हैं इस नंबर को, किस नंबर को, सेलेक्ट 001/16 फ्रॉम ड्यूल उठा लेंगे, ठीक है। मुझे नंबर किसमें जनरेट करवाना है, इनमें ना, इसमें तो मुझे सबसे पहले इसको अलग करना पड़ेगा इससे। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सब स्टार लगाना पड़ेगा, कहां से, 1 से 3 तक। इससे क्या होगा, ये अलग हो गया, 001 अलग हुआ। मैंने बताया था नंबर के लेफ्ट साइड पर अगर 00 आते हैं तो नंबर नहीं होता बल्कि क्या होता है, कैरेक्टर होता है। तो इसका मतलब ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर में जब जमा करना हो। ए में भी जमा हो सकता है, नहीं 1 में 2 जमा हो सकता है ना। इसी तरह इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 2 नंबर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 2 नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और
जो मेरे पास आया है, जो डेटाबेस में डाला हुआ है, मतलब ये है कि जब मैं सीक्वेंस नंबर बना रहा हूँ तो इसका मतलब है 1 डाला हुआ है, 2 डाला हुआ है, 3 डाला हुआ है, 3 तक डल गए, तो मैं क्या 1 को उठाऊंगा या 3 को उठाऊंगा नेक्स्ट जनरेट करने के लिए? 3 को। 1 2 3 डाला हुआ है तो उसमें मैंने 1 को उठाऊंगा +1 करने के लिए, 3 को उठा के +1 करके 4 बनाऊंगा, 3 को ना। इसका मतलब मुझे मैक्स उठाना चाहिए, क्या उठाना चाहिए? मैक्स उठाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं मैक्स उठा लूंगा। अभी सारी चीजें उसी के ऊपर लग रही हैं भाई। मैक्स उठ गया, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं कहूंगा कि भाई मैक्स आ गया, अब इसको एनवीएल भी करो, हो सकता है मैक्स में ब्लैंक आ जाए, क्योंकि जब मैं इस पे टेबल का नाम दूंगा और उस कॉलम का नाम दूंगा जिसमें जनरेट करवाना है सेल नंबर पे, तो क्या होगा? उसको तो डेटा ही नहीं है, उसको डेटा नहीं है तो मैक्स पे क्या करेगा? वो ब्लैंक ले आएगा, तो मुझे एनवीएल भी करना पड़ेगा। बस समझ आ रही है? यही काम मैं क्या करूंगा, यही काम यहां तक समझ आई? इसको किस तरह मैंने अलग किया है मैक्स नंबर। मैं इसको एक काम करता हूं, सेलेक्ट सेल नंबर फ्रॉम मास्टर में जनरेट हो रहा है ना, तो पीओएस सेल मास्टर। जी भाई, कुछ आया? नहीं आया, ठीक है। लेकिन अभी रिकॉर्डेड एंटर नहीं किया ना अभी हमने तो सेल में, तो लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे तो शुरू के 3 डिजिट उठाना है। मेरी अजम्पशन क्या है? इसमें डेटा कैसे जाएगा? 001/16, तो इसका मतलब है शुरू के 3 डिजिट उठाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सब str करके इसके शुरू के 1 से लेकर 3 डिजिट तक उठाऊंगा। कुछ भी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, ब्लैंक आ रहा है, ऐसे करूंगा ना मैं जैसा ऊपर के लिए किया। इसके बाद वो 3 डिजिट आ जाएंगे 0001, उसके बाद उसका क्या करूंगा, फिर उसको कन्वर्ट करूंगा किसमें? 2 नंबर में। टू नंबर में कन्वर्ट करूंगा, जो सब स्टार से वैल्यू आएगी, फिर उसका मैक्स लूंगा। क्या लूंगा? मैक्स लूंगा। फिर उसका अगर मैक्स में ब्लैंक आया तो एनवीएल लूंगा। मैक्स का मतलब क्या है? 3, मैक्सिमम 3 आ गया, उसमें फिर +1 करवाऊंगा ना। लेकिन अगर ब्लैंक आ गया तो ब्लैंक में अगर +1 करवाऊंगा तो क्या होगा? ब्लैंक +1, ब्लैंक नॉट 1 नहीं आएगा। नल में कोई भी चीज वैल्यू मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, सब्ट्रैक्ट करो, जवाब क्या आएगा? नल। तो नल से बचने का तरीका क्या है? एनवीएल। तो एनवीएल लगा के जब 0 आ गया मेरे पास, अब मैं इसमें +1 करूंगा, ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसके साथ सारी और कार्रवाई करूंगा। अब क्या करूंगा? 1 आ गया, अब एलपैड लगाऊंगा, ठीक है। मैंने उठाया इसको और मैं कहाँ लगाऊंगा इसको? इसको लगाऊंगा मास्टर के प्री इंसर्ट पे। कहाँ लगाऊंगा? प्री इंसर्ट पे, चूंकि ये नंबर है। अब इसको मैं कहाँ फेंकूं? इसके लिए एक डिक्लेयर करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और इसमें इस नंबर को फेंकवा दूंगा। किसको? ये जो नंबर जनरेट करवाया है, इनटू ए, ताकि नंबर ए में मूव हो, नंबर डायरेक्ट सेल नंबर में ना जाए। सेल नंबर में क्या जाना चाहिए? 001/16। बात समझ आ रही है? अभी तो मैंने उस पर फेंका। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कहूंगा भाई कि मुझे सेल नंबर कहाँ आ रही है? ये ना सेल नंबर ऊपर भी है नीचे भी है। जब सेल नंबर का रेफरेंस होगा तो उसके साथ डेटा ब्लॉक का नाम भी लिखना लाजमी है, वरना एरर दे देगा। मैंने कहा ठीक है, पीओएस सेल मास्टर डॉट सेल नंबर के अंदर मूव कर दो। क्या मूव करो? ए को, 1 है ना, ये ए इसके अंदर मूव होगा। लेकिन ए से डायरेक्ट तो नहीं मूव होगा। ए के लिए क्या करना पड़ेगा? एलपैड लगाना पड़ेगा। कितने डिजिट तक? 3 डिजिट तक। क्या लगाना पड़ेगा? 0। ऐसे ही होता है।
ये तो 0001 जनरेट कर दिया इसने। अब स्लैश एयर चाहिए। एयर कौन सा? जब डेटा एंटर हो रहा हो, तो डेटा एंटर हो रहा है आज की डेट में एंटर हो रहा है, तो क्या चाहिए मुझे? सिस डेट। सिस डेट में से सिर्फ 16 निकालना है, पूरा 2016 नहीं निकालना। तो क्या लगाऊंगा? 2 4 करके उसका आर निकाल लूंगा और ऑब्लिक को कॉन्केट कर दूंगा। बात समझ आ रही? क्या करूंगा? ऑब्लिक लगा के ये तो कॉन्केट हो गया। अब ये क्या बन गया? 0001 स्लैश, लेकिन मुझे स्लैश के साथ एयर भी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 2 4 सिस डेट RR। आई बात समझ? इस तरह जनरेट हो जाएगा नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अच्छा ये तो हो गया। अब प्री इंसर्ट के बाद क्या लगाते हैं यहाँ पर? पोस्ट इंसर्ट। वो सेलेक्ट हो गया। पोस्ट इंसर्ट। पोस्ट इंसर्ट में इंसर्ट मतलब है क्या? इंसर्ट होने के बाद मैसेज आ जाए। क्या क्या मैसेज आ जाए? इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर बुक हो रही है ना, सेल नंबर को मैंने इनवाइस नंबर कर दिया ना। इनवाइस नंबर, यूजर के पास इनवाइस नंबर आ रहा है। इनवाइस नंबर कौन सा होगा? मास्टर के साथ ना सेल नंबर। सेल नंबर, जो सेल नंबर जनरेट होगा वो सेल नंबर कॉन्केटिनेशन कर देगा इनवाइस नंबर। लेकिन उसके साथ ब्लॉक का नाम लिखना पड़ेगा मुझे। POS सेल मास्टर डॉट सेल नंबर, फिर लगाऊंगा हैज बीन एंटर्ड। ठीक है, इनवाइस नंबर हार्ड कोड कर दिया, कॉन्केट करवा दिया, और ये जो नंबर जनरेट होगा बीच में आ जाएगा और उसके शुरू में पूरा जुमला लिखा हुआ आ जाएगा। क्या? इनवाइस नंबर ये हैज बीन एंटर्ड। इसको कंट्रोल C करके इसको कंट्रोल V कर देंगे। अब ये जनरेट हो गया। ठीक है भाई, ओके। अब क्या करें? रन करते हैं इसको। कुछ रह तो नहीं है अब इसमें? हाँ, अब क्या करते हैं? अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक प्रोग्राम यूनिट बनाते हैं। क्या करते हैं? एक प्रोग्राम यूनिट। प्रोग्राम यूनिट में हम ये करेंगे कि अमाउंट के अंदर, अब सबसे पहले तो अमाउंट को डिस्प्ले आइटम बना दो। ठीक है, हमें क्या करना है? अमाउंट के अंदर, अच्छा पहले तो ये है कि तीनों क्या है? फील्ड है। तो ये इनका नाम जब जब लिखोगे कॉलम लगाओगे। क्या ये ऐसा तो नहीं है जो मास्टर में भी हो डिटेल में भी हो? तो लिहाजा इसके शुरू में डेटा ब्लॉक का नाम लगाना लाजमी नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन तीनों का जब भी रेफरेंस होगे तो क्या करोगे? कॉलम लगाओगे। किस में क्या मूव करवाना है? अमाउंट के अंदर मूव करवाना है, यानी कि अमाउंट लिखोगे और असाइनेशन साइन के साथ आप बता दोगे क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके अमाउंट के अंदर भेज दो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? एक प्रोग्राम यूनिट बनाऊंगा। प्रोग्राम यूनिट यहाँ है, यहाँ बनता है। मैंने कहा प्लस प्रोग्राम यूनिट में क्या बना रहा हूँ? प्रोसीजर फंक्शन। मैंने कहा प्रोसीजर बनाना, क्योंकि मेरे काम करवाना है ना, ये काम करवाना है। मैंने कहा ये क्या है? अमाउंट कैलकुलेटर के कैलकुलेशन के नाम से मैंने एक प्रोसीजर बनाया। ओके करो, ओके करो। ये पूछेगा क्या लिखना है। मैंने कहा कि भाई अमाउंट के अंदर क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये फील्ड के नाम वही होने चाहिए जो यहाँ पर आ रहे हैं। प्राइस क्वांटिटी, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा था? ये फील्ड के नाम है तो शुरू में कॉलन, क्वांटिटी में भी कॉलन। एरर दे रहा नहीं हो सकता है ब्लैंक आ जाए। ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक 0 आना चाहिए। तो ब्लैंक को किस तरह, नल को किस तरह ट्रीट करते हैं? NVL से। ठीक है, ये तो एक प्रोसीजर बन गया। अब प्रोसीजर जो बना है, प्रोसीजर लगेगा कौन से कॉलम में? क्या क्वांटिटी में लगेगा या प्राइस में लगेगा? क्वांटिटी में लगेगी या प्राइस में लगेगी कैलकुलेशन? ये प्रोसीजर ये दोनों में लगेगी, क्योंकि बाद होगा क्वांटिटी चेंज हो सकती है, बाद होगा प्राइस चेंज हो सकता है। तो प्राइस चेंज करें, 100 को 150 करें, तब भी ये फंक्शन प्रोसीजर चलना चाहिए। और क्वांटिटी 100 को 1000 करो
रेट डले हुए हैं तब भी वो काम करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को क्या नाम है, अमाउंट कैल्क के नाम से। इसको दोनों फील्ड के इसमें लिख दोगे व्हेन वैलिडेट आइटम, इसके भी व्हेन वैलिडेट आइटम में रख दोगे व्हेन वैलिडेट आइटम, किस नाम से, अमाउंट कैल्क के नाम से। जो नाम जिस नाम से बनाया उसी नाम रखना पड़ेगा। कंपाइल करके देख लो गलती तो नहीं हो रही। एक तो यहाँ लिख दिया आपने, और एक को कहाँ लिख दोगे आप, प्राइस के पीछे। ठीक है भाई, ये हो गया आपका काम। अच्छा, इसको जरा हाईलाइट ये कर दो ताकि पता चले कि ये आपका डिस्प्ले है। ये तो हो गया। अब एक और काम करना है। क्या काम करना है, इनके सम करवाना है। क्या करवाना है, सम करवाना है। अब अमाउंट का सम करवाना है, क्या करें भाई, कंट्रोल डी साइड पे कर दें। अब इस पे आ जाए F4 पे। सबसे पहले अमाउंट नाम चेंज करो, टी अमाउंट। डिस्प्ले आइटम तो वैसे ही बना हुआ है, बाकी सारी चीजें रहेंगी। नीचे आ जाओ, कैलकुलेशन क्या करवानी है, समरी करवाना है या फार्मूला लगाना है, समरी करवानी है, सम करवाना ना, फार्मूला आप छोड़ दोगे। समरी फंक्शन कौन सा यूज करोगे, सम का। सम डिटेल में करवा रहे हो, मास्टर में करवा रहे हो, डिटेल में करवा रहे हो। डिटेल ब्लॉक कौन से आइटम पे, अमाउंट पे। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। क्या ये डेटाबेस आइटम है, नहीं, ये तो डिस्प्ले आइटम बना रहा हूं मैं दिखाने के लिए। क्लियर है, ये काम हो गया। अच्छा, एक काम, ये बार बार क्या नीचे इस तरह लगाऊंगा, नहीं, एक फील्ड होनी चाहिए जिसमें सम है। इसका मतलब है रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए एक वक्त में, नंबर ऑफ डिस्प्ले आइटम 1। हेडिंग हटा दो। ठीक है भाई। अच्छा, ये इसको दोबारा लगा सकते हो प्रॉम्प्ट, क्वांटिटी का हम नहीं लगाएंगे, अमाउंट का लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, ये अगर दोबारा हेडिंग लगानी है तो यहाँ से टेक्स्ट पकड़ के उधर रख लो, लेकिन फिर क्या होता है, इस टेक्स्ट का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं होता है इस साइड से। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस पे आओ, F4 करो और इसके प्रॉम्प्ट पे आ जाओ। प्रॉम्प्ट का मतलब हेडिंग, तो यहाँ लगा दो टोटल। क्या लगेगा, टोटल। इस टोटल को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, बोल्ड कर दो। यहां तक तो ये सारे काम तो फील्ड पे होगा। एक काम हो रहा है इसमें, तो क्या करोगे अब आप इसको, एक और मजीद काम करोगे, इसके ब्लॉक पे आओगे, इसके ब्लॉक पे जिस पे आपने ये कैलकुलेशन लगाई है, कौन सी, मास्टर पे, डिटेल पे काम हो रहा है, डिटेल पे काम हो रहा है, तो डिटेल पे लग के ब्लॉक पे आ जाओ और F4 करके इसमें एक प्रॉपर्टी होती है क्यूरी ऑल रिकॉर्ड, ये बाय डिफॉल्ट नो होती है। इसको क्या करना पड़ता है, यस। क्या करना पड़ता है भाई, यस। ठीक है, सारे काम हो गए। अभी भी कुछ रहता है, सोच लो। कुछ ऐसे देखो, बटन हमने वहां से कॉपी किए ना, हो सकता है बटन के पीछे कोई ऐसी वर्किंग हो। क्रिएट के पीछे जो व्हेन बटन का प्रेस का है, इसके बाद परचेज डेट नहीं है, बल्कि क्या है, ये सेल डेट, क्योंकि आपने कॉपी वहां से की थी, तो सेल डेट आ गई। अच्छा, परचेज डेट नहीं है, बल्कि क्या है, ये सेल डेट है। ठीक है, सेल डेट है तो डेट का फॉर्मेट भी सही करोगे। अच्छा हाँ, सेव रिकॉर्ड के पीछे क्या है, सेव रिकॉर्ड के पीछे माई अलर्ट, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, और परचेज डेट नहीं है, बल्कि क्या है, सेल डेट। ये भी आएगा सेल डेट। ठीक है। अच्छा, ये F4 करके इसको क्या कर दो, इसको फॉर्मेट मास्क का कर दो, dd.mm.rr। और कुछ रह गया, और तो कुछ नहीं रह गया। चलो याद आएगा तो फिर कर लेंगे, अभी फिलहाल फॉर्म चला। ठीक है, इनवाइस बुकिंग का फॉर्म आ गया।
क्रिएट रिकॉर्ड, एंटर, कंट्रोल एल, फैसल बैंक को हम बेच रहे हैं क्या, अच्छा रिकॉर्ड मस्ट बी एंटर। अब ये इसको डिस्प्ले आइटम बनाओगे, वरना वो एरर दे देगा। F4 करके इसको डिस्प्ले आइटम बना दो। क्या बना देंगे इसको, डिस्प्ले आइटम, ठीक है। क्रिएट रिकॉर्ड, एंटर, कंट्रोल एल, फैसल बैंक, कंट्रोल एल, लैपटॉप, क्वांटिटी, सो, प्राइस। आप सेल कर रहे हो, तो सेल कर रहे हो तो सेल के प्राइस आपको दोगे ना। 20 रुपए की चीज का 18 रुपए में बेचोगे, 25 रुपए में बेचोगे, मैं तो 40 में बेचूंगा, सही में। कंट्रोल एल, माउस, सेव करें, सेव रिकॉर्ड। डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, ओके। अच्छा अब एरर दे रहा है ये प्री इंसर्ट पे, एरर क्या दे रहा है, एरर देखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ई, नो एरर एंड काउंटर। चलो भाई एरर देखते जाके, प्री इंसर्ट पे देखो एरर कहाँ दिया उसने, प्री इंसर्ट पे। कंपाइलेशन में एरर नहीं दिया उसने, कह रहा है पीओएस सेल मास्टर के अंदर ये फेंक दो, पीओएस सेल मास्टर के अंदर सेल नंबर के अंदर ए उठाओ, उसको 3 तक 000 करो, स्लैश करो, आरआर करो, ये लिखवा दो। सेल नंबर पे F4 करते हैं, डेट सही है, इसकी डेट है 6 डिजिट है, सही है। ये क्या मसला है, तो प्री इंसर्ट वाला जो ट्रिगर है इसको उठा के एक मरतबा चलाते हैं इस पे ऐसे, इनटू ए 1 नंबर दिया उसने, $001/16। रिकॉर्ड भी सही दे रहा है। दोबारा चलाते हैं इसको, एरर फाउंड आउट करना भी एक मेन चीज है। आपको कहीं जॉब मिल गई और फॉर्म चल रहा है, वहां कोई एरर आ गया, देखो नीचे टोटल भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रही है, ठीक है। सेव सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, वही डेटाबेस में टेबल के अंदर मसला आ रहा होगा।
सेल का फॉर्म कहाँ है? ये लो, कंट्रोल जे, यूएस पीओएस, कितनी लाइटें जाती हैं? तो 7 बजे आएगी। जावा का एरर देता है ये फॉर्म तो नहीं ये मसला तो नहीं आ रहा तुम्हारे को? चलते चलते फॉर्म बंद हो जाता। जावा का एरर आ रहा है। बहरहाल ये फॉर्म आप जो है वो इसको लेके जाए और अपने पास चलाए, अपने पास चलाओ इसको, क्योंकि इसके अंदर जावा का कोई एरर है, वो इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, ये परचेज वाला फॉर्म और सेल वाला फॉर्म, ये जिस तरह फॉर्म बनता है ये आप लोग समझ रहे, फॉर्म में किस तरह ट्रिगर्स लगते हैं, एलओवी किस तरह लगता है, अलर्ट्स किस तरह लगती हैं, ये सारी चीज़ें लगती हैं। ये आप इसको घर पे जाकर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसको फॉर्म सर्विसेज एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल करेंगे, और मैं बल्कि मंडे को ही जाके कर लूँगा। तो मंडे को तो नहीं, बल्कि मंडे को क्लास रखेंगे, मंडे को शाम में क्लास रखेंगे 7:30 बजे। ठीक है, और फिर इसको जो है वो फाइनल करेंगे। मंडे के बाद फिर एक और क्लास, एक और मंडे के बाद एक और क्लास कर देंगे। मंडे क्लास के बाद इसमें एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल करके नेक्स्ट क्लास जो होगी फाइनल क्लास होगी, उसमें फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा मंडे क्लास के बाद। ठीक है, ये आप लोग ले लें चीज़ें भाई।